प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 का जो आपका पाठ है गद्य खंड का रजनी, उसका सारांश आपको बता रही हूँ। तो इस जो पाठ है, इस पाठ को जिसने लिखा है वो है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा नगर में हुआ था और जो इनकी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। तो जो मन्नू भंडारी हैं उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास दोनों लिखी हैं, दोनों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। और जो इनके मुख्य कहानी संग्रह थे वे थे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और आँखों देखा झूठ। ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थे। इसके अलावा इन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें है जो प्रसिद्ध हैं उपन्यास वो हैं आपका बंटी, और एक है 1 इंच मुस्कान, इनकी प्रसिद्ध उपन्यास थे। इसके अलावा इन्होंने एक नाटक भी लिखा जिसका नाम था बिना दीवारों का घर। तो ये जो आपकी यह जो कहानी है वह एक पटकथा है, पटकथा के रूप में इसको यहाँ पर इन्होंने लिखा है। यह जो ये नाटक के रूप में इसको हम कहीं भी इसका अभिनय कर सकते हैं। तो पटकथा उसे कहा जाता है। पट मतलब आगे स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कहानी जिसका नाट्य अभिनय किया जा सकता है। तो पिछली सदी जो ये नाटक है यह पिछले सदी के 9वें दशक का एक धारावाहिक रहा है। पहले ये टेलीविज़न में भी इस नाटकों को लोगों ने देखा है और यह बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। तो इसकी जो मुख्य पात्र थी वो थी रजनी, और पूरी जो कहानी है वह रजनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जो रजनी है वो एक इंसाफ पसंद स्त्री है। वह किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती हैं और प्रस्तुत अंश भी जो यहाँ पर दिखाया गया है यह व्यवसाय बनती जा रही शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो व्यवसाय का मतलब है जो आजकल आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो अध्यापक जो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वह एक व्यवसाय का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। तो उसमें जो विद्यालय के जो बच्चे होते हैं जो अच्छे पढ़ने में भी होते हैं, अगर वह ट्यूशन नहीं लेते हैं तो उनके जो विषय हैं जिसमें वो अच्छे हैं उन्हें पूरे अंक नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वह उनके घर ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अध्यापक उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है वह उसी नाइंसाफ़ी पर रजनी के द्वारा उठाया गया एक कदम है, एक आंदोलन है जिसमें वह अंत में सफल होती है। जो कहानी शुरुआत होती है वह लीला के घर से होती है और जो रजनी है वो लीला के पड़ोस में रहती है। तो रजनी लीला के पास आती है और उससे कहती है कि बाज़ार चलना नहीं है क्या? तो लीला कहती है कि आज वह बाज़ार नहीं आएगी क्योंकि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है। तो रजनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह अमित से बहुत प्यार करती है, उससे बहुत अधिक लगाव है उसका, तो वह भी वहीं पर रुक जाती है। तो थोड़ी देर में जब अमित आता है तो उसका मुंह लटका हुआ होता है और वह खुश नहीं होता। जब रजनी के द्वारा उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ तो वह बहुत दुखी होता है और अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ, क्योंकि वो कहता है कि जिस विषय में मुझे 95 नंबर आने के मेरे आसार थे, मुझे पूरी ये संभावना थी कि मेरे 95 नंबर आएंगे, उस गणित में मुझे 72 नंबर प्राप्त हुए हैं और अन्य विषयों में बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन गणित में मुझे कम अंक मिले हैं क्योंकि गणित के अध्यापक ने मुझसे बहुत बार कहा था कि वह मेरे वहाँ ट्यूशन कर लें और माँ ने मेरा ट्यूशन नहीं लगाया और इसी का परिणाम मुझे यहाँ पर मिला है। तो रजनी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है
कि ऐसे किसी की मनमानी क्यों चलेगी, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसे ट्यूशन लगाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अमित अपनी माँ से कहता है कि ट्यूशन लगाने की आवश्यकता है और इसी वजह से मुझे टीचर ने मुझे कम अंक दिए हैं। तो फिर लेकिन जो लीला है वो अपनी आर्थिक मजबूरी का उसको कहती है कि ऐसी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं सब विषयों में तेरा ट्यूशन लगा पाऊँ। तो यहाँ पर जो अभिभावक हैं उनकी मजबूरी को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो फिर लीला उसके खिलाफ जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए वह हेडमास्टर है स्कूल का, उसके पास मिलने के लिए जाती है। लेकिन जो हेडमास्टर है वह उसके इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लेता है और इसे स्कूल की जिम्मेदारी बताकर उसे अध्यापक और छात्र के बीच का आपसी मामला कहता है। वो कहता है कि अगर बच्चा कमज़ोर है तो ट्यूशन ले, अगर नहीं है तो न ले, तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जब वो घर आती है तो रजनी के पति को उसके बारे में पता चलता है कि वह स्कूल गई थी, तो वह बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें किसी के मामले में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या तुम्हारा बच्चा स्कूल पढ़ता है, क्या तुम्हारे बच्चे की समस्या है। तो रजनी कहती है कि इसमें मेरे बच्चे की पढ़ने की बात कहाँ पर आई, अगर किसी के साथ बुरा होता है, अन्याय होता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। तो रजनी इस बात को लेकर शिकायत स्कूल के शिक्षा निदेशक के वहाँ चली जाती है, जहाँ पर उसकी बात कोई नहीं सुनता है। और जब वह जो शिक्षा निदेशक है उसके पास जाती है तो वह भी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। लेकिन जब वो कहती है कि मैं इस विषय में एक अनुसंधान कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, तो फिर शिक्षा निदेशक अपनी पूरी बातें उनके सामने बताता है। लेकिन जब ट्यूशन की बात आती है तो वो कहता है कि इसका पूरा जो मामला है वो हमारे अंतर्गत नहीं आता है, यह हेडमास्टर और स्कूल की अपनी आपसी समस्या है, यह मामला हेडमास्टर तक ही सीमित है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है कि आप स्कूल के हेडमास्टर के पास जाएं और अपनी शिकायत करें। तो इस प्रकार भी वे उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है। अंत में जब रजनी को लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनता है तो वह एक अखबार के संपादक से मिलती है और जहाँ से उसे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि जो संपादक है वह भी उसके समर्थन में है और वो कहता है कि आप इस बात को उठाइए और हम इसको अपने अखबार के जरिए लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वह उन अभिभावकों से जुड़ती चली जाती है जो इस अन्याय के खिलाफ आज तक आवाज़ नहीं उठा पाते थे। और जब रजनी उन सब का नेतृत्व करती है तो सभी जो अभिभावक आज तक चुप थे वह भी सामने आते हैं और अपनी बातों को रजनी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से समाज के लोगों को बताते हैं। तो इस बीच रजनी है वह अखबार वालों के सहयोग से सभी अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन करती है और वहाँ पर यह प्रस्ताव रखा जाता है कि जो अध्यापक ज़बरदस्ती ट्यूशन लेते हैं और इससे जो बच्चों का जो नुकसान होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं और ट्यूशन न लेने पर जो बच्चे हैं उनके अंक न काटे जाएं, इसलिए अध्यापकों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर रजनी के सामने यह बातें भी सामने आती हैं कि जो अध्यापक ट्यूशन लेते हैं उनकी भी अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि जो विद्यालय हैं वो विद्यालय जो टीचर्स हैं उनसे अधिक तनख्वाह में हस्ताक्षर करा लेते हैं। लेकिन फिर उनको इस मीटिंग के दौरान रजनी के सामने यह बात भी निकल कर आती है कि जो अध्यापक हैं वह भी अपनी मजबूरी के कारण ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि उनसे अधिक तनख्वाह में हस्ताक्षर किए जाते हैं और उन्हें तनख्वाह कम दी जाती है। तो अपनी आर्थिक मजबूरी के चलते जो अध्यापक हैं उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है। लेकिन जो रजनी है वो कहती है कि हम ट्यूशन लेने से मना नहीं करते हैं, हम इसलिए आप लोगों से ये बात कह रहे हैं क्योंकि ट्यूशन के नाम पर जो बच्चों के साथ अन्याय होता है वह अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यह सब जो आयोजन है वह सफलतापूर्वक समाप्त होता है और सभी जो लोग हैं वो सभा में जो भी लोग उपस्थित हैं सब रजनी का समर्थन करते हैं और पूरी जो सभागार है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। अगले दिन जो रजनी का पति है वह अखबार पढ़ते हुए रजनी को बताते हैं
कि आपकी जो भी नियम आपने शिक्षा विभाग से नियम लागू करने के लिए कहा गया था, उन नियमों को सभी जो आपकी बातें हैं मान ली गई हैं और सख्त से सख्त नियम बना दिए गए हैं। तो रजनी पर वो गर्व करते हैं और रजनी जो है वह भी खुश होती है, क्योंकि जो भी उसने कदम उठाया था इस अन्याय के खिलाफ उसकी उस पर उसे सफलता प्राप्त हुई और जो भी नियम थे वह बोर्ड के द्वारा मान लिए गए। तो इस प्रकार जो रजनी ने जिस उद्देश्य से के साथ यह आंदोलन शुरू किया था उसमें वह सफल होती है और उसी समय लीलाबेन वहाँ पर उनके घर पर पहुँच जाती है और जो भी अभिभावक उनके साथ थे वह सब रजनी के घर पर आते हैं और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं इस सफलता के लिए, जिसका पूरा श्रेय वह रजनी को देते हैं।